अस्सलाम वालेकुम। जब हमने ग्लाइकोलिसिस को देखा था और पायरुवेट की कन्वर्जन या इसकी तब्दीली को एसिटाइल को ए में और फिर क्रेब्स और सिट्रिक एसिड साइकिल, हम कहीं ना कहीं बराह रास्त एटीपीज बना रहे थे। मगर हम बहुत सारी रिडक्शन भी कर रहे थे एनएडी की एनएडीएच में। और हमने बाद में कहा कि एनएडीएच बाद में ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, और वो ऑक्सीडेशन की तवानाई इन इलेक्ट्रॉन से निकली हुई तवानाई दरअसल एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। और एनएडीएच इधर मरकजी किरदार है। मगर यहाँ दूसरे कोएंजाइम्स भी शामिल हैं, जैसे कि कोएंजाइम क्यू। और जो मैं इस वीडियो में बात करना चाह रही हूँ वो दरअसल वो अमल है जिससे हम एटीपी बना सकते हैं इन कोएंजाइम्स की ऑक्सीडेशन से, और इस अमल को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब जब हम बात करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन की और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की, तो इसका मरकजी किरदार है एनएडीएच। एनएडीएच ऑक्सीडाइज होता है एनएडी में, जिसका चार्ज मस्बत या पॉजिटिव है। मैं इसको अक्सर एनएडी प्लस कहती हूँ, लेकिन समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें जिसमें NaDH ऑक्सीडाइज हो रहा है, याद रहे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन्स को खोने का अमल है, तो Na प्लस, फिर प्लस, हाइड्रोजन का प्रोटॉन यहाँ, तो यहाँ आ गया प्लस। अब दोबारा ये इक्वेशन का प्लस, और ये होंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो रहा होता है जब NaDH NAD में ऑक्सीडाइज हो रहा होता है। तो ये इधर ऑक्सीडेशन है, इसको मैं दूसरे रंग में कर देती हूँ। तो ये है ऑक्सीडेशन, और ये जो ऑक्सीडेशन का अमल है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को ठीक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल मिले तो ये बहुत सी तवानाई खारिज कर सकता है। और इन इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेप्टर, आखिर में जो एक्सेप्टर, और मैं इसका कॉरिस्पॉन्डिंग रिडक्शन रिएक्शन दिखा सकती हूँ, इसका दूसरा रिडक्शन वाला रिएक्शन, वो ये है कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें जमा हुए दो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स, या फिर सिर्फ दो प्रोटॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन न्यूक्लियस सिर्फ प्रोटॉन ही होता है। इसमें हाइड्रोजन के मरकजी आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दो प्रोटॉन्स, इसमें जमा हुआ आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसका नतीजा बना, तो हमने इन सब को साथ जमा किया तो हमें मिला पानी का मॉलिक्यूल। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन्स का फाइनल एक्सेप्टर, और ऑक्सीजन को चीज़ों को ऑक्सीडाइज करना पसंद है, और यहीं से ऑक्सीडेशन का पूरा लफ्ज़ भी आया है। तो इधर ऑक्सीजन को रिड्यूस होना अच्छा लग रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन्स जमा करना पसंद है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो रहा है रिड्यूस, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड। तो अगर आप बराह रास्त इलेक्ट्रॉन्स मुंतकिल करते हैं NaDH से ऑक्सीजन पे, ये बहुत ज़्यादा तवानाई खारिज करेगा, मगर इतनी ज़्यादा करेगा कि आप इसका बेशतर हिस्सा पकड़ ही नहीं पाएंगे, आप इसको किसी काम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो अमल है वो इन्हीं इक़दामात का सिलसिला है, एक पैटर्न है, और हम इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे मुंतकिल करते हैं। और जितनी दफ़ा हम ये करते हैं, हम तवानाई खारिज करते हैं, और फिर यही तवानाई एक ख़ास तरह से काबू करके वाकई कामों में इस्तेमाल की जा सकती है। और इस वक्त ये काम है मेम्ब्रेन के पार हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को पंप करने का, और फिर जो ग्रेडियंट बनता है इसको इस्तेमाल किया जाता है एटीपी जनरेट करने के लिए, या एटीपी को पैदा करने के लिए। तो इस बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मुंतकिल होंगे, और मैं सारी तफसीलात में अभी नहीं जाऊंगी, ये सिर्फ बेहतर तरीके से समझने के लिए है। ये मुख्तलिफ एक्सेप्टर्स को मुंतकिल होते हैं, जो कि फिर दूसरे एक्सेप्टर में मुंतकिल होते हैं। तो ये एक कोएंजाइम के पास जा सकता है, कोएंजाइम क्यू और साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी, और ये मुख्तलिफ चीज़ों में जाता रहता है, और आखिर में इस शक्ल में आ जाता है ये जो इधर बना हुआ है, जहाँ ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को कबूल कर ले और पानी बन जाए, और इस अमल के हर कदम पे तवानाई खारिज हो रही है। और ये तवानाई, जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को पंप करने में इस्तेमाल हो रही है, वो भी मेम्ब्रेन के पार, और हम इस ग्रेडियंट को इस्तेमाल करेंगे एटीपी की पैदावार को चलाने के लिए। मुझे याद है कि हमारी पिछली वीडियोस में हमने ग्रेडियंट पे ऊपर जाने और नीचे जाने के बारे में भी बात की थी, तो ये हूबहू वही चीज़ है। चलें अब इसके बारे में थोड़ा और सोचते हैं और बड़ा करके देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। चलें, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं इसका अंदर का
अंदर की मेम्ब्रेन बनाती हूँ। और इसमें जो ये सिलवटें हैं, इसको अकेले को कहते हैं क्रिस्टा और इसकी जमा को कहते हैं क्रिस्टाई या बाज़ लोग कहते हैं क्रिस्टी। तो ये इनर मेम्ब्रेन की बन गई सिलवटें। तो इसको वाज़ेह कर देने के लिए ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन। ये बन गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। और इस आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जगह यानी कि ये हुई इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये इनर मेम्ब्रेन, इंटर और इनर में फ़र्क है। ये इनर मेम्ब्रेन की भी अंदर की जगह ये हुई मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। और ये मकाम है हमारे सिट्रिक साइकिल का या क्रेब्स साइकिल का। और मैं इसको इस छोटी सी साइकिल से दिखा सकती हूँ। यानी हमारे पास ये साइकिल चल रहा है तो ये वो जगह है जहाँ NADH की खेप बन रही है, यानी इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। अब हमने कुछ और कोएंजाइम्स की भी बारे में बात की थी। आपने कुछ किताबों या क्लासेस में FAD का ज़रूर ज़िक्र सुना होगा, जो कि FADH2 में रिड्यूस हो जाता है और फिर वो ऑक्सीडाइज़ हो सकता है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का हिस्सा होता है। तो दरअसल ये जाकर जुड़ेगा एक एंजाइम से और फिर वो FADH2 इस्तेमाल होगा कोएंजाइम Q को रिड्यूस करने के लिए और फिर पैदा होगा QH2 और फिर वो हिस्सा लेता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में। तो आप इन दोनों में से किसी एक के बारे में सोचते हैं। मैं ध्यान दूंगी QH2 पे, यहाँ इस पर। अच्छा, हमें ध्यान देना क्यों है NADH पे? क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक जैसा अमल है। FADH2 या QH2 थोड़ा सा बाद में दाखिल होते हैं इस अमल में, तो ये इतनी तवानाई पैदा नहीं करते, मगर ये फिर भी ATP पैदा करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बहरहाल, हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल जो कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है या दिखा दिया है, इसका मैट्रिक्स में यहाँ होना। अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ जूम इन करती हूँ, एक सेकेंड, किसी ऐसे रंग में जो कि नज़र आए। अगर हमने इस इनर मेम्ब्रेन में सिलवट बनाई और हम इसको ठीक से बना लेते हैं, ये बाकी सब मेम्ब्रेन्स की तरह हैं और ये सब की सब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स हैं। तो ये मैं इसी रंग में बना देती हूँ जैसा कि इस डायग्राम में मैंने बनाया था। तो हमारे पास ये सब फॉस्फोलिपिड्स की बाइलेयर्स मौजूद हैं और हम इनके बारे में भी बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो हमारे पास ये एंजाइम्स भी हैं जो कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के पार जाते हैं और ये एंजाइम, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को आसान बनाते हैं या इस पूरे मरहले को फैसिलिटेट करते हैं। और ये एंजाइम्स की कड़ी यानी कि चेन, ये प्रोटीन की कड़ी यानी कि प्रोटीन की चेन ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाती है। तो हम ये बना लेते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को प्रोटीन्स भी कह सकते हैं या आप इस अमल को इलेक्ट्रॉन्स का एक एक्सेप्टर से दूसरे एक्सेप्टर की तरफ जाना भी देख सकते हैं, जो कि आखिर को अपना रास्ता ऑक्सीजन की तरफ बना लेता है। एक्सेप्टर से मुराद वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेती है या जज्ब कर लेती है या एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये होगा एक प्रोटीन, ये इधर हुआ दूसरा प्रोटीन। मैं बस 1-2 कर दूँगी ताकि आपको ठीक से समझाया जा सके और ये इसकी बहुत ज़्यादा सादगी से दिखाई गई तस्वीर है। तो क्या होता है कि शुरू-शुरू में आपका NADH अंदर आता है और ये प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और ये बन जाता है NAD+ यानी NAD पॉजिटिव और अब ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड। वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे एक एक्सेप्टर के पास जो कि फिर मुंतकिल होते हैं दूसरे एक्सेप्टर की तरफ और फिर अगला एक्सेप्टर और ये इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरता है। और जैसे ये तवानाई खारिज होती है, ये तवानाई इस्तेमाल होती है मैट्रिक्स से हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए। तो ये वाली साइड हुई मैट्रिक्स। ये वो जगह है जहाँ सिट्रिक एसिड साइकिल बनती है या बनता है और हमारे पास ये प्रोटॉन्स हैं जिनको पंप आउट किया जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है। जैसे जैसे हम तवानाई खारिज करते हैं, जैसे जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स तवानाई की ज़्यादा की तरफ बढ़ती हालत या हायर एनर्जी स्टेट से जा रहे हैं और ये नीचे जाते जाते तवानाई खारिज करते हैं।
और ये जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेस की तरफ और ये NADH के बजाय पानी के साथ ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं। और ऐसा होने से इन इलेक्ट्रॉन्स के नीचे जाने से या ये कह सकते हैं कि हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आते हुए हम ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बना रहे हैं। तो ये प्रोटॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इस मेम्ब्रेन के सीधे हाथ की तरफ। सिर्फ ठीक से समझने के लिए ये दरअसल है कहाँ? ये जगह जो इधर है वो असल में इधर है। ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है जहाँ हाइड्रोजन प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन या तादाद बिल्डअप हो रही है, बढ़ रही है। अब ये जमा-शुदा तवानाई है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट है। ये सारा पॉजिटिव चार्ज ये एक दूसरे से दूर होना चाहते हैं। ये इधर के लेस पॉजिटिव मैट्रिक्स की तरफ जाना चाहते हैं। मैट्रिक्स जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और ये भी कि आपके पास हायर कॉन्सेंट्रेशन है हाइड्रोजन की और नेचुरल डिफ्यूजन की। ये नीचे अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडिएंट में जाना चाहेंगे मैट्रिक्स के अंदर। इधर प्रोटॉन्स कम हैं। इधर मैट्रिक्स में प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से कम हैं और ये वो मौका है जिसमें इस तवानाई को लेकर एटीपी पैदा किया जा सकता है। और जैसे ये होता है, मैं थोड़ा अपने मेम्ब्रेन को बढ़ा लूँ दूसरे रंग में। तो जैसे ये होता है, ये एक प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम है एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और इसके बारे में भी हम बारहा बात कर चुके हैं। तो एटीपी सिंथेस दरअसल एक एंजाइम है और एटीपी सिंथेस जाता है पूरा आर पार। ये दरअसल बहुत दिलचस्प मॉलिक्यूल है। मैं इसकी बेहतर डायग्राम अभी बना रही हूँ, लेकिन एटीपी सिंथेस मेम्ब्रेन के पार जाता है। इसका काफ़ी मैकेनिकल स्ट्रक्चर है जहाँ इसका घर है और इसी घर में एक्सेल है। तो कुछ इस तरह का ये नज़र आता है और इसको कुछ इस चीज़ की तरह देखा जा सकता है जो कि इस सब को पकड़ के रखती है। तो ये मेम्ब्रेन के पार जा रहा है। मैं इसकी बेहतर डायग्राम दिखाती हूँ कुछ देर में। तो फिर मेम्ब्रेन आगे बढ़ता है और क्या होता है कि इन हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को इजाज़त देते हैं कि अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट के नीचे फ्लो कर सकें, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट पर नीचे जा सकें। तो ये हाइड्रोजन प्रोटॉन्स नीचे जाते हैं और ये असल में एक्सेल को स्पिन करवाते हैं या घुमाते हैं। तो मैं इसको ऐसे बनाती हूँ। ये एक्सेल को स्पिन करवाते हैं या इसको घुमाते हैं जैसे-जैसे ये अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट से या उस पर नीचे जाते हैं और जैसे ये एक्सेल घूमता है और ये एक्सेल बहुत हमवार, बहुत स्टेबल नहीं होता। ये कोई लोहे वगैरह से नहीं बना हुआ, ये अमाइनो एसिड से बना हुआ है। तो ये सारा ना हमवार सा है और सब। तो ये कुछ ऐसा नज़र आता है और होता क्या है कि आपके पास एडीपीज़ हैं। एडीपीज़ हैं जो कि यहाँ क़याम करते हैं। तो जैसे कि ये है एडीपी और फिर एक फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप और इनकी 3 मुख्तलिफ जगहें हैं जहाँ ये हो सकता है। तो ये है एडीपी और एक फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप। एक और जगह भी है जो कि मैं बना नहीं रही हूँ यहाँ, मगर जैसे-जैसे ये चीज़ घूमती है, ये प्रोटीन की कॉन्फ़ॉर्मेशन को बदलती रहती है या इसकी साख्त को बदलती रहती है, जैम कर देती है फ़ॉस्फ़ेट ग्रुप को एडीपी में, जो कि तवानाई लेता है और इनको एटीपी बनाने के लिए एक जगह बंद कर देता है। जब वो एटीपी बनाते हैं, वो एक्टिव साइट से अटैच या जुड़े हुए नहीं होते हैं और वो जाने देते हैं। तो आपके पास है ये मैकेनिकल मोटर। आप इसको तकरीबन टरबाइन या जो पानी की चक्की या चरखाब होता है उसकी तरह इसको तसव्वुर कर सकते हैं। पानी की टरबाइन, इसमें से पानी गुजरता है और वो तवानाई इस्तेमाल होती है बिजली पैदा करने के लिए। इधर हाइड्रोजन प्रोटॉन्स नीचे जाते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट पर और ये रोटरी मोशन फिर इस्तेमाल होती है फॉस्फेट ग्रुप्स को जैम करने के लिए या वहीं पर रोक देने के लिए एडीपीज में, ताकि एटीपीज बनाए जा सकें। तो ये असली एटीपी प्रोडक्शन चल रही है और जो हो रहा है इसकी बेहतर कदर के लिए कि ये क्या हो रहा है, ये सब आपके जिस्म में भी इस वक्त हो रहा है। ये मेरे जिस्म में भी हो रहा है, वरना मैं बात नहीं कर पाती। ऐसे ही मैं अपनी तवानाई बना रही हूँ। ये एटीपी सिंथेज की ज़्यादा दुरुस्त अक्कासी है और इस डायग्राम के हिसाब से ये हिस्सा हुआ हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और ये हुआ हमारा मैट्रिक्स। ये मेम्ब्रेन इधर, ये हुआ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो मैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स इधर भी बना सकती हूँ और ये है हमारा इनर मेम्ब्रेन, या कहना चाहिए कि इनर मेम्ब्रेन की सिलवट है। ये हमारा क्रिस्टा है या ये हमारे क्रिस्टा पे हो सकती है। तो हाइड्रोजन प्रोटॉन्स बिल्डअप होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से और फिर ये फ्लो डाउन करते हैं, नीचे जाते हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडिएंट से। इस रोटर को मोड़ते हैं और इधर एटीपी इसके बनने की वजह से बनते हैं, तो आपके पास है एडीपी, एडीपी और एक फॉस्फेट ग्रुप और फिर आप बनाते हैं अपना एटीपी। तो ये बहुत दिलचस्प है, ये सब कुछ आपके सेल्स में हो रहा है अभी इस वक़्त भी, जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज़ नहीं है जिसका हमारी हकीकत से कोई वास्ता ना हो, यही है जो हमारी हकीकत को मुमकिन बना रहा है। तो उम्मीद है कि आप इसकी कदर करेंगे। मेरा मतलब है कि हम सेल्युलर रेस्पिरेशन पे बात करने में बहुत वक़्त लगाते हैं, बात करने में बहुत सोचते हैं। हाँ, हम कुछ एटीपी बराह रास्त पैदा कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के ज़रिए, मगर ज़्यादातर तवानाई इन कोएंजाइम्स के रिड्यूस होने की वजह से, ख़ास तौर पर एनएडीएच से एनएडी की तरफ और फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हम एनएडीएच की ऑक्सीडेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं मैट्रिक्स से हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, और फिर इनको एटीपी सिंथेज के ज़रिए वापस जाने दें, जो कि एडीपी में फॉस्फेट को जैम करता है एटीपी पैदा करने के लिए, जो कि हमारी तवानाई की बायोलॉजिकल करेंसी है। तो आज के लिए इतना ही।